और अब आज का मुद्दा। मेरठ में अवैध इमारत गिराने के दौरान हुई 4 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है, एक बड़ा सवाल है। ये मौत नहीं, हत्या है, ये भी कहा जा रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरों ने इमारत गिराने के दौरान जो लापरवाही बरती, उसका खमियाजा बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में कैंट बोर्ड के 6 अफसरों पर केस दर्ज किया गया है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी बहस अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए इस पूरे मामले पर यह खास रिपोर्ट। चंद सेकंड में यह इमारत जमींदोज हो गई। चंद सेकंड में ईंट पत्थर और लोहे से बना यह ढांचा तहस नहस हो गया। देखने में ये तस्वीरें भले ही आपको रोमांचित कर रही हों, मगर इनके पीछे छिपा है एक खौफनाक सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक शख्स इमारत के मलबे में दबा है। लोहे के सरिये और भारी भरकम सीमेंट के ढांचे में सांसें बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहा है। पुलिस और स्थानीय लोग उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं और आखिरकार उसे बाहर निकाल लिया गया। इसकी जान तो बच गई, मगर वो 4 लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे जो इस बिल्डिंग के मलबे में दबे थे। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए। मेरठ के सदर बाजार इलाके में 210 बी पते वाली ये इमारत अवैध थी और प्रशासन ने इसे ढा दिया। मगर जिस वक्त ये कार्रवाई की गई, उस वक्त कुछ लोग इमारत में सो रहे थे और बिल्डिंग गिरने से जिंदा दफन हो गए। और इतने आदमी जब अंदर सो रहे हैं, उसके बाद भी जो है, और वो कह रहे हैं कि अंदर लेबर सो रही है, उन्होंने इसका मौका नहीं दिया। उन्होंने सर कोई नहीं सो रहा, चला दो बुलडोजर। इन्होंने रात को कैंट बोर्ड ने रात को 2 बजे से इसे तोड़ना शुरू करा। पूरा परिवार पंडित जी के लेबर, उनके परिवार के सदस्य सो रहे थे और सबको दफन कर दिया उन्होंने। इन लोगों का आरोप है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरों ने जानते बूझते हुए इमारत तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। आरोप है कि कैंट बोर्ड की टीम जेसीबी मशीन और पूरे लाव लश्कर के साथ ही कॉम्प्लेक्स थाने आई थी। इसी दौरान कॉम्प्लेक्स में एक दुकान चलाने वाले दीपक शर्मा नाम के शख्स ने अफसरों से कहा कि दुकान में उनके कर्मचारी सो रहे हैं और उन्हें थोड़ी मोहलत दी जाए। मगर आरोप है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरों ने उन्हें तवज्जो न देते हुए इमारत पर मशीनें चलवा दी और जैसे ही ये पिलर गिरा, पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ गई। इस कार्रवाई में दुकान मालिक दीपक शर्मा, उनका बेटा हनी शर्मा, दीपक का साला लवकुश और उन्हें बचाने पहुंचे होमगार्ड ओमवीर की मौत हो गई। अवैध निर्माण ढाने आए दस्ते को जब पता चला कि बिल्डिंग में कुछ लोग दब गए हैं, तो उनके हाथ पैर फूल गए और वो वहां से भाग निकले। जेसीबी मशीन चलाने वाला भी मौके पर मशीन छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसरों ने भी माना कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने अवैध निर्माण ढाने में लापरवाही बरती। लेकिन लापरवाही मानते हैं कहीं ना कहीं ये जो गिराने के वक्त अनप्रोफेशनल वे में ये किया गया ऑपरेशन, तो इसमें तो लापरवाही नहीं। इस घटना के बाद व्यापारी संघ ने बाजार बंद कर दिया और कैंटोनमेंट बोर्ड का घेराव किया। गुस्साए आए व्यापारियों ने कैंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनुज सिंह और लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले की पड़ताल के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 147 और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया। इनमें कैंट बोर्ड के सीईओ राजीव श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनुज सिंह, जूनियर इंजीनियर पीयूष गौतम और 2 कर्मचारियों योगेश यादव और अरविंद गुप्ता को आरोपी बनाया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जाएगी और लापरवाही करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कितने लोगों के मरने की अभी तक पुष्टि हुई है? 4 की पुष्टि हो चुकी है, 1 अभी भी अस्पताल में है। सवाल ये है कि क्या कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरों ने अवैध निर्माण ढाने में सभी नियमों का पालन किया था? अगर वाकई पालन किया, तो फिर ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया कि अंदर कोई शख्स तो नहीं रह गया? क्या ये हत्या नहीं है? और क्या इस बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस इमारत को ध्वस्त करने आई टीम शायद जल्दबाजी में थी। जल्दबाजी ने एक ऐसी लापरवाही का रूप लिया जिसमें इमारत में मौजूद 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, तफ्तीश जारी है। लेकिन सवाल एक बार फिर वही कि क्या कभी इस तफ्तीश में उन लोगों के नाम सामने आएंगे जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे?
सिद्धार्थ और कैमरा पर्सन दिनेश देवड़ी के साथ ब्रजेश तिवारी, मेरठ, IBN 7। लोग बिल्डिंग में सो रहे हैं, उस वक्त इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी जाती है। 7 लोग इसमें दब गए थे। कई अहम सवाल खड़े होते हैं, कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरठ में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो 4 लोगों की मौत हुई है, इसका गुनहगार कौन है? क्या अफसरों की मिलीभगत से ये इमारत खड़ी हुई थी? इतनी बड़ी बड़ी इमारतें अगर खड़ी हो जाती हैं और ये अवैध इमारतें परेशानी का सबब मालूम पड़ती हैं, तो इनके पीछे भी जिम्मेदार कौन है? वक्त रहते इमारत खाली क्यों नहीं कराई गई, ये भी एक अहम सवाल है। और क्या बेगुनाहों की मौत पर अब सियासत हो रही है, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, और क्या दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये कुछ सवाल हैं और इनके अलावा कई और अहम सवाल होंगे जिन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। राजीव राय, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। सुधींद्र भदौरिया, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मनीष शुक्ला, नेता बीजेपी। राजीव त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस। और इनके अलावा बाबा हरदेव, जो कि पूर्व IAS हैं, और बादल चटर्जी जी, जो कि इस तरह की कार्यवाहियों को करते रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी, जो घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, उनसे भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव राय साहब, सवाल आपसे, इस घटना के लिए क्या सरकार खुद को जिम्मेदार मानती है? देखिए, जो ये शॉपिंग मॉल था कंटेनमेंट बोर्ड में था, और आपको जानकारी होगी जो कंटेनमेंट बोर्ड का प्रॉपर्टी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों है वो डिफेंस मिनिस्ट्री का अंदर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार का शासन और प्रशासन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था, कंटेम्प्ट हुआ, कंटेम्प्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरवाया जा रहा था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल निग्लिजेंस कंटेनमेंट बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो जाए, इस तरह से अनप्रोफेशनल वे में उसको गिरा रहे थे। उन्होंने सिर्फ प्रशासन को पुलिस के लिए मदद मांगने के लिए सूचित किया था। शासन और प्रशासन घटना के बाद से लगातार पूरी तरह से मुस्तैद रहा, जबकि कंटेनमेंट बोर्ड के सारे अधिकारी भाग गए थे वहां। जी जी। अब केस दर्ज हो गया है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा इस तरह के क्रिमिनल नेग्लिजेंस की एक्टिविटी के लिए। चलिए, मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं उससे पहले ब्रजेश, हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो लापरवाही हुई, घटना हुई, क्या जानते बूझते हुई? क्योंकि चश्मदीद ये कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि वो लगातार कह रहे थे इन अधिकारियों से कि यहाँ पर लोग सो रहे हैं। हुआ क्या था एग्जैक्टली? देखिए, यहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है प्रवीण। ये पूरा मामला दरअसल 18 साल पहले शुरू होता है। एक इमारत बनती है और उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का आदेश आता है कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे जो भी ये बात कही जा रही है कि राज्य सरकार का मामला है या केंद्र सरकार का मामला है, जो ये पूरी घटना हुई डेमोलिशन के वक्त राज्य सरकार की पुलिस भी मौजूद थी। क्या उस पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो अधिकारियों को इस बात की तस्दीक कराए कि अंदर कोई सो रहा है या फिर नहीं सो रहा है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि सीधा जो स्थानीय लोग हैं, उस परिवार के लोग, दीपक शर्मा के परिवार के लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि दीपक शर्मा ने ये बात कही थी कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो अंदर सो रहे हैं, हम उन्हें बुलाने जा रहे हैं, वो हम बाहर उनको लेके आ जाते हैं, उसके बाद आप डिमोलिश कर लेना। लेकिन वक्त नहीं दिया गया उनको। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, तुरंत जो स्थानीय प्रशासन का बुलडोजर होता है, इसके अलावा लोकल पुलिस रहती है। बेशक वहाँ कंटोनमेंट का एरिया है, कंटोनमेंट के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, आर्मी के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन सवाल ये कि जब दीपक शर्मा अंदर जा रहे थे तो उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? रोकने के बावजूद जब वो अंदर गए तो उसके बाद पीछे से जैसे ही बुलडोजर ने ढहाना शुरू किया इमारत को, एक होमगार्ड का जवान अंदर जाता है उनको बुलाने के लिए। वो खुद भी इस पूरे हादसे का शिकार हो जाता है। मुकदमा अब जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो लोग, जब ये इमारत बन रही थी 18 साल पहले, उस वक्त यहाँ के जूनियर इंजीनियर की बात करें या फिर जो भी कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी हैं उनकी बात करें, उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर तय होनी चाहिए कि आखिरकार जब पहली ईंट रखी गई थी, इस पूरे इमारत की नींव रखी गई, तो उस वक्त क्यों नहीं कोई बोलने आया? सवाल एक और भी है कि क्या जब कंटोनमेंट एरिया का पूरा ये जो जमीन है, इसको बिल्डर को जब बेचा गया था, आखिरकार किन अधिकारियों के तहत उस बिल्डर को बेचा गया था? उस बिल्डर ने यहाँ कॉलोनी काटी और आज यहाँ पर बसावट हो गई। यानी इस पूरे भ्रष्टाचार की जो शुरुआत हुई थी वो 18 साल पहले हुई थी। अब भले ही इसको डेमोलिश किया गया, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन एक और अहम सवाल ये भी है कि सिर्फ एक यही इमारत नहीं है, इस इलाके के तमाम ऐसी इमारतें हैं जिनका कंस्ट्रक्शन ऐसे ही चला। ये एक बड़ा मुद्दा है ब्रजेश, इस मुद्दे पर हम आएंगे कि आखिर ये इमारतें खड़ी कैसे हो जाती हैं। लेकिन मनीष शुक्ला साहब, एक बात जो राजीव जी ने कही कि पहली चीज तो ये कि रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती थी, यानी एक एस्केप भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास दिखाई पड़ता है। और दूसरा, जिन अधिकारियों ने ये लापरवाही की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। अभी आप लोगों का टेक क्या है? आपको जिम्मेदार कौन लगता है?
देखिए प्रवीण जी, जिम्मेदार कोई भी हो, 4 मौतें हुई हैं और जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर से ही केवल काम नहीं चलेगा, उस पर कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए प्रवीण जी, ये एक सवाल कैंटोनमेंट और केवल मेरठ का नहीं है। ये अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या है और निश्चित रूप से जो अवैध निर्माण करता है उसका तो घर और मकान तो गिर जाता है, अर्थात उसको एक सीधे सीधे दंड मिलता है। लेकिन जिस समय उसकी बुनियाद रखी जाती है, और आपको ध्यान में हो कि अगर आप एक ट्राली बालू गिरवा दीजिए अपने घर के सामने, तो जो भी वहां, जैसे हम मान लीजिए लखनऊ में एलडीए है, जो भी विकास प्राधिकरण या नगर पालिका होती है, उसके इंजीनियर सामने पहुंच जाते हैं। तो ये मानने का कोई सवाल नहीं उठता कि किसी के बिना जानकारी की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। तो अगर जो लोग उस समय बिल्डिंग बनते समय दोषी रहे, जो अधिकारी रहे, जो भी रहे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना शुरू हो, तो आप जान लीजिए कि आगे ये समस्या ही नहीं उत्पन्न होगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां थाने के बाहर घेराव पे भी रहे, कल से रहे। और आज जो ये समस्या है, ये समस्या केवल ये कहने से कि ये सरकार वो सरकार, देखिए पुलिस के बिना कोई भी अतिक्रमण होता है, पुलिस रहती है, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आखिर वहां अगर राजीव राय जी कह रहे हैं कि वहां कंटोनमेंट के लोग थे और वो बात नहीं मान रहे थे, तो ऐसा नहीं है। पुलिस वहां थी, पुलिस को भी चाहिए था कि अगर कोई आदमी वहां फरियाद कर रहा है कि हमारे 4 लोग अंदर हैं, ये तो आपराधिक चूक नहीं कहेंगे, आपराधिक गलती कहेंगे और आपराधिक कृत्य कहेंगे, चूक नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर कोई सीधे कह रहा है कि सुदीन हमारे भदौरिया 4 लोग साहब, अंदर हैं 18 और साल उसके पुराना बाद मामला गिरा जा रहा है और इस बीच आप लोगों की भी सरकार रही। ये एक बड़ा विषय है कि अतिक्रमण हो जाते हैं, सरकारें और प्रशासन देखता रह जाता है। लेकिन ये घटना बहुत ही दर्दनाक भी है, चौंकाने वाली भी है कि 7 लोग सो रहे हैं और बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। ऐसे में अगर सरकार ये कह रही है कि हम इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो ये कितना संतुष्ट करने वाला जवाब है? देखिए, इस पूरी समस्या के 2 पहलू हैं। नंबर 1 पहलू वर्तमान में क्या स्थिति है और दूसरा इसका पुराना परिप्रेक्ष्य क्या है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो जंगल राज का एक प्रतीक बन गया, कहीं मथुरा, कहीं मेरठ, कहीं मुरादाबाद, हर जगह आप देखेंगे कि भू माफिया और इसके साथ साथ अवैध निर्माण की प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं और ये एक दूसरे के पाले में गेंद को फेंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र में सरकार इनकी है और प्राधिकरण इनके उसके अंदर आता है कंटोनमेंट, तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी। सवाल इस बात का है कि क्या ये दोनों लोग इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं। वहां पर मौतें हुई हैं, उनको इस तरह से दफना दिया गया है जैसे कोई निर्जीव चीज हो और फिर एक दूसरे पर दोषारोपण करना, ये बहुत अफसोस की बात है। दोनों लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि वो इन परिवार के लोगों को जिनकी ये मौत हुई है, उसके साथ साथ वहाँ पर अन्य, जैसा आपके चैनल में दिखाया गया, तमाम तरह के अवैध निर्माण वो बतला रहे हैं और आप तो खुद बतला रहे हैं कि कहीं दरोगा को पीट दिया गया, उससे लाखों रुपया छीन लिए गए। तो ये जंगल राज और गुंडा राज उत्तर प्रदेश में है, हर जगह दिखाई दे रहा है और उसी का नतीजा आप मेरठ के अंदर भी देख रहे हैं। जी राजीव जी, अभी यहाँ पर सबके तर्क है। एक तो घटना ये ऐसी है कि इसमें सभी ये सोच रहे हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के जो तर्क आए राजीव राय जी ने जो शुरुआत में रखे हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि वो इतनी ही बाध्यता है, इसमें सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी और सरकार की इतनी ही भूमिका रह सकती थी इस मामले में? नहीं प्रवीण जी, इसमें 2 विषयों पर अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला विषय तो यह कि निश्चित रूप से कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है वो केंद्र सरकार के अधीन, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो मनोहर पार्रिकर जी से हमारी अपील है कि इसमें कहीं ना कहीं जो भी दोषी अधिकारी हैं, पूरी एक जांच होनी चाहिए और मनोहर पार्रिकर जी को इसमें सीरियस जांच करानी चाहिए। मेरी भारतीय जनता पार्टी से इसमें अपील है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, ये हत्या का मुकदमा है, दरअसल हत्या हुई है लोगों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बिल्डिंग बनी थी तब ये लोग बाग कहां थे जिन्होंने बिल्डिंग बनने दी, पहली बात। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी वह सांसद हैं
और आपके पत्रकार जो आपके वहां लोकल आपके करस्पॉन्डेंट है वो भी इस टाइम मौजूद हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी का 3 दिन पहले बयान छपा था कि मेरी मनोहर पारीकर जी से बात हो गई है और इस बिल्डिंग को हम रेगुलराइज करा लेंगे और इस बिल्डिंग के जितने भी 150 लोग बाग वहां जो प्रभावित हैं उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन उसके बाद भी एक कार्रवाई हो जाती है और ये कार्रवाई में कहीं भी पीड़ित लोगों को कहीं भी निकलने तक का मौका नहीं दिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी पहली मांग ये करती है कि इन लोगों को टर्मिनेट किया जाए, जितने भी अधिकारी हैं और इवन प्रदेश सरकार के जितने भी पुलिस के लोग बाग बड़े अधिकारी थे उनको भी टर्मिनेट किया जाए और ये हत्या का मुकदमा सभी पे दर्ज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 42 वर्ष का एक नौजवान वो मारा जाता है, उनका बेटा मारा जाता है, उनके नौकर मारे जाते हैं, उनका साला मारा जाता है और उसके बाद भी सरकार अभी तक कहीं भी ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कोई सहायता राशि की घोषणा नहीं कर रही है, जो चिंता का विषय है। अब परिवार कैसे चलेगा, परिवार का जीवन पोषण कैसे होगा? जरा दो चीजें आपने महत्वपूर्ण उठाई है। मैं मेरे साथ दो एक्सपर्ट बाबा हरदेव और बादल चैटर्जी भी हैं, उनके पास जाऊं उससे पहले राजीव जी, क्या आपको लगता है कि इस मामले को हत्या का मामला माना जाना चाहिए, पहली चीज, और दूसरी चीज जो राजीव जी कह रहे हैं कि मुआवजा फौरन देना चाहिए इन लोगों को, पीड़ित परिवार को? प्रवीण जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन कितनी शर्मनाक और दुखद बात है कि जहां इस तरह की मौतें हो जा रही है दुर्घटनाओं में, या मैं जिसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इनकी जानकारी होनी चाहिए कि वहां का डेलीगेशन माननीय रक्षा मंत्री के पास गया था और न सिर्फ उन्होंने ठुकरा दिया बल्कि कोई सुनिश्चित निर्देश भी कैंटोनमेंट के अधिकारियों को नहीं दिया कि किस तरह से खाली कराया जाए, किस तरह से खाली कराया जाए। ऐसे जहां की सीधे सीधे जिम्मेदारी डिफेंस मिनिस्ट्री की बनती है। हमारे अब चलिए एक आरोप लगाया मनीष जी, फटाफट इसका जवाब। यहाँ भी राजनीति खेल रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा जहां इस तरह की असामयिक, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित मनीष जी जवाब फटाफट, आप पर एक आरोप है, मैं और मेहमानों के पास जाऊं। और मनीष जी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जिम्मेदारी थी क्योंकि उनका एश्योरेंस था। मनीष जी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं, पुलिस अधिकारियों का रोल वहां यहाँ था कि कंटेनमेंट बोर्ड से लेटर आया। मनीष शुक्ला जी, आपको जवाब देना चाहते हैं इस पर? मैं आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो उस पर जवाब दें। पुलिस हमको सहायता मुहैया कराए, पुलिस का अधिकारी वहाँ थे। एक मिनट सुन लीजिए। कंटेनमेंट बोर्ड के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि उसको सुनिश्चित करते कि बिल्डिंग खाली। मनीष जी, आपके पास कोई जवाब है तो आप जवाब दीजिए, वरना मैं और मेहमानों के पास जाऊँ। मनीष जी को उत्तर प्रदेश सरकार दिख रहा है। रुक जाइए राजीव जी, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में 11 लोग मर गए हैं, वहाँ आंसू नहीं। मनीष जी, आप इस पर कुछ जवाब दें। राजीव जी, एक मिनट। देखिए प्रवीण जी, राजीव जी, हमको लगता है कि चूंकि समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये रुख रहा है कि चाहे मौत हो चाहे जो हो उस पर सियासत करना इनका रुख रहा है, और ये इस हद तक बेशर्मी पे उतारू रहते हैं कि इनको कोई सामाजिक और संवेदना इनको छू तक नहीं पाती। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। मुझे अभी यहाँ पर ब्रेक लेना है, मैं जरा इत्मीनान से बाहर मैं चाहूंगा कि भूमिका बांधे बिना एक सवाल रखा है उन्होंने, उस सवाल का तथ्यात्मक जवाब दे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, एक ब्रेक के बाद। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं मेरठ के गुनहगारों की, उन अफसरों की जिन्होंने अवैध इमारत ढहाने के नाम पर 4 लोगों की जान ले ली। इस हादसे में जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनमें 3 लोग एक ही परिवार के थे, जबकि एक शख्स होमगार्ड था। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी ने हादसे में अपनों की जान गंवाने वाले लोगों से बात की है। पहले हम आपको ये बातचीत दिखाते हैं, फिर मेहमानों से इस पर बात करते हैं। एक इमारत को चंद सेकंड में ही निस्तो नाबूद कर दिया गया, लेकिन इसमें एक बड़ी लापरवाही हुई और इस लापरवाही ने एक परिवार उजाड़ कर रख दिया। जिस वक्त इस इमारत को निस्तो नाबूद किया जा रहा था उस वक्त उस इमारत में कुछ लोग सो रहे थे, एक परिवार था। आज ये परिवार उजड़ चुका है। परिवार के लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। आप लोग को कुछ बताया गया था कि इमारत तोड़ी जाएगी आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया था। रात को ही आए होंगे तो अनु चौधरी ने दिलासा दे रखा था कि अभी कोठी पे बुलाया था अनु चौधरी ने बीच में, जब वो बिल्डोजर पहले आए थे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और तेरी दुकान को कुछ नहीं होगा। इनके मन में दिलासा हो गया कि
कैंट बोर्ड वाले मेरे साथ जब फ्री का खिलाते थे, लाखों का पैसा खा गए बेचारे ने, जिंदगी में कमाया सब कैंट बोर्ड वालों को खिला दिया, कुछ अपने पल्ले नहीं जोड़ा, पल्ले नहीं जोड़ा, वो भी सब खत्म हो गया, आदमी खत्म, बेटा भी खत्म। अनुज चौधरी ने तू दुकान ले लेता, मेरा आदमी तो छोड़ता, मेरा बच्चा तो छोड़ देता, मैं जी तो लेती। अब मैं अकेली रह गई, मैं भी आ जाती सुबह सुबह, मैं भी मर जाती यहीं में। अब मैं किसके सहारे रहूं, किसके अकेले जीवन काटूंगी ऐसी। क्या मरवा दिया, ऐसे की क्या दुश्मनी थी? तुझे फ्री का खिलाता था सारे कैंट बोर्ड को, तेरी क्या दुश्मनी थी बच्चे से, बता तो सही। 2 मिनट रुक जाओ, तो उन्होंने पहले जब वो रुक गए तब वो अंदर गए, बना दी इसने, जैसे वो अंदर गए उसने हाथ हिला दिया और तोड़ और मशीन नीचे और बम वो लगा, अंदर दब गए। नीचे बम लगा रखे थे, वो फट गया एकदम, ऊपर से छता लग गिर गई, 3 मंजिला एकदम नीचे और बचाव के लिए जो मशीन थी वो भी दबा दिया। बड़ा सवाल ये भी है कि इन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है। राजीव राय साहब, मैं और मेहमानों से बात करूं उससे पहले मैं चाहूंगा छोटा रिएक्शन आप इस पर दें। क्या आप लोगों ने अभी तक इन पीड़ित लोगों से बातचीत की है, क्या कर रहे हैं इनके लिए? प्रशासन इन परिवारों के संपर्क में है, यथासंभव सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और मैं इसके साथ ही ये भी मांग करता हूं, क्योंकि कंटेनमेंट बोर्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय भी समुचित मुआवजा उस परिवार को दो जो जाने चली गई, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। महिला के आंसुओं को देखते हुए दिल में इतना दर्द हो रहा है। राजीव जी, वहां पर पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे, क्या आपको लगता है वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं? प्रवीण जी, मैं जरा एक बात क्लियर कर दूं, राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक पत्र लिखा था कि हम इस बिल्डिंग को गिराने जा रहे हैं, हमने समुचित व्यवस्था कर ली है, अगर कोई अनहोनी घटना स्थानीय लोगों से विरोध होता है तो उस समय आप हमें सहायता प्रदान करें। सहायता प्रदान करने के लिए पूरी फोर्स वहाँ मौजूद थी और घटना होने के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार का शासन और प्रशासन वहाँ मौजूद है। अगर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं तो रक्षा मंत्रालय मुझे पता है अब ये बयानों के बीच बातचीत उलझती रहेगी। इस बीच सुधींद्र जी क्या पुलिस भी उतनी जिम्मेदार है? एक बात प्रवीण जी, मंत्रालय ने अपने किसी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की, किसी का सस्पेंशन तक नहीं किए। ये मनीष शुक्ला जी संवेदनशीलता की बात कर रहे थे, मैं इनसे जवाब चाहूंगा कि अभी तक रक्षा मंत्रालय को कहीं दर्द दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ। चलिए, मनीष जी से आपने सीधा सवाल किया तो मनीष जी पहले आप जवाब दें इस बात का। ये पहले भी आपसे सवाल उठाया, मैं चाहूंगा राजनीतिक ना होते हुए जो 2 आरोप और सवाल उठाए गए हैं राजीव राय जी की तरफ से, उनका जवाब दें आप सीधे। प्रवीण जी देखिए, अगर पुलिस को सूचना थी और पुलिस वहां मौजूद थी तो रात 2 बजे वहां कैसे पुलिस क्यों गई थी? पुलिस का क्या काम था? पुलिस क्यों रात 2 बजे वहां तोड़ने की अनुमति देती है? आखिर वो बुलडोजर किसका था? देखिए, राजू राजी से मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे पर राजनीति न करें, राजनीति से ऊपर उठकर दलगत भावना। उनका सवाल ये है कि क्या कैंटोनमेंट के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी, वो जो सवाल पूछ रहे हैं। प्रवीण जी, निश्चित रूप से मैंने पहले कहा और चर्चा के शुरू में मैंने कहा कि आपराधिक चूक नहीं है, आपराधिक चूक नहीं है, आपराधिक कृत्य है और कोई भी हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मुकदमे क्यों आपका कलेजा नहीं फट रहा है? क्यों आपके आंख से आंसू नहीं गिर रहे हैं? क्यों आप हत्या राजनीति कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? संक्षेप में रखूं। हाँ, सुधींद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुधींद्र जी, पुलिस वाले ही थे कि वहाँ सहायता प्रदान हुई, आपके रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भाग गए। एक मिनट सुधींद्र जी को झड़प हो रही है, पुलिस बंद हो तो मैं अपनी बात रखूं। मुस्तैदी से काम लगे हुए राजनीति करना बंद करे। मेरा राजनीति में भी शर्म होनी चाहिए। बेशर्मी की परिभाषा मत पार कर दीजिए। आपके पास इस बात का जवाब नहीं था, आपके पास इस बात का जवाब नहीं है जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो आपका अधिकारी भाग गए। ये मेरठ में एक इमारत गिरी, 4 लोगों की मौत हो गई, इस पर भी नगर निगम का था। जवाब दीजिए सवालों का, जवाब दीजिए सवालों का। रात 2 बजे आप दोनों सवाल पूछ रहे हैं और आप दोनों सवालों के कटघरे में, आप दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं और दोनों को जवाब देना है। आप अपने अपने जवाब दीजिए अपने पक्ष के। मुझे नहीं लगता कि आप जवाब देने की स्थिति में नहीं। आप लोग, सुधींद्र जी आप अपनी बात बोलिए। 1 मिनट में चाहूंगा आप लोग रुके। राजीव जी सुन लीजिए, सुधींद्र भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, चर्चा में और भी मेहमान हमारे
साथ हैं। 1 मिनट रुक जाइए राजीव जी कभी मथुरा और मनीष जी 1 मिनट रुक जाइए, मथुरा पर मत जाइए, अभी हम मेरठ पर हैं। सुधींद्र जी आप अपनी बात बोले, सुधींद्र जी आप अपनी बात बोले। देखिए ऐसा है, दोनों लोग कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, निसंदेह राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर गैर जिम्मेदारी का परिचय भी नहीं देना चाहिए। यहाँ पर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। आखिर जाने गई हैं, नुकसान हुआ है जान माल का, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। और जिन भी अधिकारियों की, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों की जिम्मेदारी हो, चाहे वो प्रदेश के लोगों की सरकार अच्छा चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया सुधींद्र जी, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। अब जरा मैं उन लोगों से समझने की कोशिश करता हूँ जिन्हें पता है कि ऐसी कार्यवाहियों में किसकी क्या जिम्मेदारी होती है और क्या चुनौतियां होती है। बाबा हरदेव हमारे साथ मौजूद है जो IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और साथ ही साथ बादल चटर्जी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। बाबा हरदेव, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की कार्यवाही जब होती है तो क्या चुनौतियां और इस मामले में कौन जिम्मेदार दिखता है? 1 मिनट रुक जाइए राजीव जी, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं बाबा हरदेव, वो घूस लेकर कार्रवाई गए हैं, मनीष शुक्ला इसलिए कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। बाबा हरदेव जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा ऐसी कार्यवाहियों में क्या चुनौती होती है और इस मामले में कौन जिम्मेदार दिखता है? बादल चटर्जी साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे भी यही सवाल। हाँ जी जी जी, कौन जिम्मेदार लगता है? ये है जी, ये सिविल एरिया में तो सुनाई पड़ता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पहली बार हमको सुनाई पड़ा है कि कैंटोनमेंट एरिया में भी जो है भयंकर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं। ये जितने भी कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं इसके पहले, ये तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ही है। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो शायद संभवतः मेजर जनरल रैंक के अधिकारी मेरिट में होते हैं। वो आर्मी के ऑफिसर, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इसको बनने कैसे दिया पहली बार? और वो दोनों जो है आर्मी के ऑफिसर और कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि ये जब अपना कार्य नहीं करते हैं तब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ता है। अगर ये अपने आप काम कर लिए होते तो आज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके मतलब ये निकम्मे थे, काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हाईकोर्ट ये भी सवाल उठता है कि जानबूझकर इतने समय तक चलता रहा, क्योंकि एक तरफ ये भी बात आ रही है कि इसको रेगुलराइज करने पर भी विचार चल रहा था। तो मनीष जी बहुत गंभीर सवाल है कि क्या कैंटोनमेंट के उन अधिकारी जो राजीव जी लगातार सवाल उठा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है, या इसकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। चाहूंगा, अरे हमें सुन तो लेने दीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप लोग बोलिएगा, है ना। और ये जो है आर्मी के जो उनके चेयरमैन होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता दूं कि मेरठ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चरम सीमा पे रहती है। मैं जनवरी 2015 में वहां पे फूड सेफ्टी कमिश्नर के रूप में गया था और व्यापक जांच कराया था। सदर में जो है मैंने कई ऑयल मिल सील किया था, उसमें भयंकर रूप से वहां के जो एमएलए थे इंटरफियर किए थे हमारे साथ। और वहां पे इंटरफेरेंस का भी एक कारण है कि इसको बनने दिया गया और इसको तोड़ने भी नहीं दिया गया। और एक सबसे बड़ी चीज जो प्रश्न उठती है कि रात में कार्रवाई क्यों हुई? रात में कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी कैसे इन्होंने अनुमति दे दिया कि रात में कार्रवाई किया जाए? अगर ये दिन में कार्रवाई हुआ होता तो वहां पर निश्चित रूप से वो आदमी सोते हुए नहीं पाए जाते, उनकी मौत नहीं होती। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे क्योंकि ये मुद्दा यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार का मुद्दा बना दिया गया। ये जरूर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कैंटोनमेंट एरिया में अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो उसमें राज्य सरकार या लोकल प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है? नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा कि कैंटोनमेंट एरिया में वो अगर कोई चीज बन रहा है या टूट रहा है उसके लिए तो कैंटोनमेंट बोर्ड वाले डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसको फोर्स देती है, एडमिनिस्ट्रेशन हर प्रकार की सहायता देती है, मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराती है। ये रात में कार्रवाई 2 बजे करने की क्या उचित था, मुझे समझ में नहीं आया। अगर दिन में हुआ होता तो निश्चित रूप से कोई हुआ तो सोए हुए नहीं पाए जाते, बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंस होता है कि आप लोग अब ये एक बहुत साफ तस्वीर देखने को मिल रही है कि 2 पहलू हैं इसके। बेशक राजीव राय जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से या रक्षा मंत्रालय से वो कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन वहां पर जो फोर्सेस इस पूरे अतिक्रमण को तोड़वाने के लिए गई थी वो राज्य सरकार की तरफ से गई थी। रात में क्यों कार्रवाई हुई, ये भी एक बहुत अहम सवाल उठाया उन अधिकारियों ने जो इस तरह की कार्यवाहियों में कई चुनौतियों को झेलते रहे। तो एक ब्रेक के बाद जरा इस पर लौटते हैं। राजीव त्यागी जी, मैं आपकी बात भी सुनूंगा एक ब्रेक के बाद।
सवाल अब सबसे अहम यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। इस पर राजनीति तो हो रही है, पीड़ितों का क्या होगा और किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। मनीष जी और राजीव जी, ये बड़े गंभीर सवाल आप पर हैं, इस पर जवाब लूं उससे पहले राजीव त्यागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस विषय में खास तौर पर जब जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही तो अब आगे क्या होना चाहिए और क्या आपको लगता है कि इससे इंसाफ मिल पाएगा या इस तरह के मामलों में कोई मिसाल कायम हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि गुलाम नबी आजाद साहब, मुकुल वासनिक जी और प्रमोद तिवारी जी, 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी का अभी घटनास्थल पर मौजूद है। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि एक प्रोसीजर होता है अगर किसी बिल्डिंग को भी गिराया जाना है। रात में बिल्डिंग किसके आदेश पे गिराई गई, स्थानीय प्रशासन ने उनको उस अनुमति क्यों दी, क्या इसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका नहीं है? अगर उनकी भूमिका है, निश्चित रूप से उनकी भूमिका है, तो उनको भी कहीं ना कहीं सस्पेंशन के दायरे में रखना चाहिए। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैंटोनमेंट एरिया की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनोहर पारीकर जी क्यों नहीं एक बयान देते हैं इस पे, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के वहां स्थानीय सांसद हैं, 3 एमएलए हैं, 15 साल से मेयर भारतीय जनता पार्टी का है मेरठ में। वहां पर मेरठ में जितनी दिक्कतें हैं लोगों को, उन दिक्कतों के आधार पर मैं इतनी बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कर नहीं पा रही है। और इस विषय में निश्चित रूप से जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पे 302 का मुकदमा करके टर्मिनेट करना चाहिए और एक सहायता राशि, समुचित सहायता राशि ठीक है। मैं फाइनली सीधा जवाब मनीष जी, क्या कोई कार्रवाई कैंटोनमेंट के अधिकारियों पर भी होगी? छोटा जवाब उस पत्नी का पूछने चाहिए जिस पत्नी ने अपना पति खोया है। मैं कहना चाहूंगा कि इस राजीव जी प्लीज, समय खत्म हो रहा है, प्लीज सुन भी लीजिए राजीव जी प्लीज, ये चिंता का विषय है। राजीव जी प्लीज। जी मनीष जी। प्रवीण जी, चर्चा के शुरू में ही मैंने कहा कि यह आपराधिक चूक नहीं, आपराधिक कृत्य है। कंटोनमेंट अधिकारी हो, कंटोनमेंट के इंजीनियर हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और सभी को मुआवजा देना चाहिए। वो रक्षा मंत्रालय को भी देना चाहिए। बस एक फाइनली राजीव जी, क्या वहां पर मौजूद पुलिस बल या जिन अधिकारियों को वहां से जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी उन पर भी कार्रवाई होगी? राजीव जी, राजीव जी, क्योंकि रात 2 बजे पुलिस की निगरानी में राजीव जी प्लीज, एक मिनट राजीव जी, जिसकी मौत जी राजीव जी, कीमत नहीं होती है और पुलिस वालों के ऊपर भी FIR होनी चाहिए। राजीव जी वही तो जवाब तो ले लीजिए राजीव जी। प्रवीण जी, मेरी प्रशासन के डीएम और एसएसपी से बात हुई। अपने अपना परसेप्शन होता है। जो मुझे बताया गया कि कंटोनमेंट एरिया में किसी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के लिए उनकी अनुमति की जरूरत नहीं होती है। आप कह रहे हैं पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी, संक्षेप में ये समझे, या नहीं होनी चाहिए? नहीं, उन्होंने रात को ढालने की परमिशन कैसे दी डीएम ने? बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का समय खत्म हो रहा है, लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक विषय भी बन गया है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी।